Students, welcome to the your second class of determinant chapter number 4 of NCERT। तो कल हमने ना कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो आज चलिए थोड़ा सा जल्दी से उसको रिवाइज़ कर लेते हैं उन सारी प्रॉपर्टीज़ को, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। रिमेन्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं, ठीक है बेटा। सेकेंड था कि अगर रोज़ और मतलब किन्हीं भी दो रोज़ को चेंज कर दें, जैसे कि मान लीजिएगा इसमें R1 और R2 को चेंज कर दूं, या C1 और C2 को चेंज कर दूं, या किसी भी दो कॉलम को या किन्हीं भी दो रोज़ को यदि मैं चेंज कर देती हूं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी, बट साइन क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जैसे कि ये सेम क्वेश्चन था, इसमें पहले -28 आया, जब मैंने इंटरचेंज किया तो इसमें आया मेरा प्लस का 28, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर दो रोज़ और कॉलम डिटर्मिनेंट के सेम होते हैं, कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो हमें उसको सॉल्व नहीं करना होता, हम रिजल्ट लिख देते हैं कि वी नो दैट। देखिए फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सेम है। फिर कह रहा है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, ये वो वाली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम का स्केलर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि उनके वे प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि उनका रेशियो सेम होता है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक स्केलर से यानी किसी कांस्टेंट से, तो इसका मतलब होता है कि उस नंबर की आप किसी भी एक पर्टिकुलर रो में या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि ये था ये क्वेश्चन, इसमें हमने 6 × 6 × तो ये देखिए 6 का मल्टीपल, तो यानी मैं 6 कॉमन लूँगी इसमें से, तो ये फर्स्ट रो में से कॉमन ले रहे हैं आप, ठीक है। सेम हो गए तो ये 0, ठीक है ना। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि इफ़ मतलब अगर कोई भी दो किसी भी रो या कॉलम के कोई भी मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं वो सम ऑफ द टू एलिमेंट्स लिखे होते हैं, तो हम उनको दो डिटर्मिनेंट में अलग अलग प्लस करके लिख देते हैं। जैसे कि ये देखिएगा, ये 2 प्लस ये 2 प्लस ये 2 प्लस, तो मैंने इनके दो डिटर्मिनेंट बना लिए, पहले वाले में पहले वाले एलिमेंट, ठीक है, दूसरे वाले में सेकेंड वाले एलिमेंट के साथ आ जाएंगे सारे के सारे, ओके। उसके बाद में आपकी नंबर 6 प्रॉपर्टी थी बेटा कि जो हम ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं, या तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ये वाली RI वाली इस टाइप वाली, है ना, तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होता है। ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, हर क्वेश्चन में ये यूज़ होगी आपकी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। जैसे कि फिर थी आपकी 7th प्रॉपर्टी कि इफ़ ईच एलिमेंट, अगर किसी भी कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक पूरा रो किसी भी डिटर्मिनेंट का 0 होती हैं, सारी की सारी एंट्रीज उस रो या उस कॉलम की, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो उसका डिटर्मिनेंट बन जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है ऑड ऑर्डर की, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है इवन ऑर्डर की, उसका डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये आपका मल्टीपल चॉइस में यूज़ हो सकता है। मीन्स मान लीजिएगा पहले आप देख लीजिएगा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर मान लीजिएगा उसका 2/2 या 4/4 है, तो उसके आंसर होंगे मान लीजिएगा 16, 19, 21 एंड 13, तो परफेक्ट स्क्वायर आंसर आएगा, तो उसका मतलब आप उसका आंसर 16 दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे कल के कुछ रिजल्ट जो हमने कल पढ़े थे, ठीक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT की एक्सरसाइज नंबर 4.2 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए जी 4.2 के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि फाइंड नहीं, आई थिंक प्रूविंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे वाई बी दैट इज़ वाई प्लस बी दैट इज़ जेड सी एंड दैट इज़ जेड प्लस सी, एंड कह रहा है कि शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जी देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करनी है, ठीक है। वो अब आपको सोचने पड़ेंगे, है ना। देखिए मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ तो शायद आपकी जो थिंकिंग है थोड़ी सी उसमें वो ब्रॉड हो जाएगी। देखिए अगर सपोज़ कीजिएगा बेटा मैं C1 को ऐसे ऑपरेट करती हूँ C1 + C2, समझ रहे हैं, इफ़ C1 इज ऑपरेटेड C1 + C2, तो करिएगा ज़रा, यानी कि फर्स्ट कॉलम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड कर दीजिएगा, तो क्या मिलेगा मुझे x + a
वाई प्लस बी जेड प्लस सी, फिर ये क्या हुआ ए बी सी, फिर क्या हुआ बेटा एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब क्या लग रहा है बेटा, अब देखिएगा बिकॉज C1 एंड C3 आर सेम, और अगर याद है अगर आइडेंटिकल होते हैं या सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है बेटा 0, तो इसका मतलब है डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बेटा NCERT का ही क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी, यहाँ पर b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर बेटा c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर b माइनस सी। और ये डिटर्मिनेंट है और हम कह रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसको इवैल्यूएट कीजिए, दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिएगा 0 में इसमें भी आपको क्या करना है, ये भी आपका थोड़ा सा सोचने वाला है। अगर आप सपोज़ करो यदि मैं R1 को लिख दूँ बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर C1 को लिख दूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ज़रा कीजिएगा ज़रा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस बी गया माइनस सी मीन्स आपको R1 में क्या करना है R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़िए बेटा, इन सबको 0 आ गया क्या, वेरी गुड, इनको जोड़िए b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस सी से प्लस का सी, माइनस का ए से प्लस का ए, माइनस के बी से प्लस का बी, तो कितना आया 0। इसको जोड़िए माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब अगर भूली बिसरी यादें हों कुछ तो बताइएगा ज़रा, कल अभी कल छोड़िएगा, इसीलिए मैंने आज प्रॉपर्टी रिवाइज़ करवाई है कि कभी आपको ये ना लगे कि भाई वो तो रात गई बात गई। तो इसका मतलब है जब किसी भी डिटर्मिनेंट की सारी की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 होता है तो उसका मतलब है उसका आंसर कितना आ जाता है बेटा 0, तो दिस इज़ योर 0। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2 3 5, यहाँ पर मिलेगा 7 8, दिस इज़ योर 9, यहाँ पर है 65 75 एंड 86। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कह रहा है कि बताइए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटे इस सवाल में अगर मैं ऐसे कर दूँ, ये देखिए 65 है, ये 7 है, तो अगर मैं इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दूँ, थोड़ा सा पास सोचने की कोशिश करते हैं। 65 है ना, यहाँ पे 65 के आसपास कौन सा नंबर आ सकता है, यदि मैं इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 7 63 और माइनस कर देती हूँ, है ना, मीन्स C3 इज ऑपरेटेड C3 माइनस 9 C2। ठीक है, देखिए मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ तो मुझे मतलब क्वेश्चंस करते करते क्वेश्चन को देखते ही आइडिया हो जाता है कि इसमें ये वाली एप्लीकेशन लगनी है, मतलब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन होनी है ना। लेकिन आपके लिए डिटर्मिनेंट नया है, बट आई एम डैम श्योर बेटा कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आई मीन आपको एक एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का सॉल्व करना है, NCERT का सारे एग्जाम्पल्स सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन, मतलब ऐसे ना देख के नहीं छोड़ना है कि यार इसमें तो ये कर लेंगे, तो आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी फिर। अब लगाइए बेटा डेल्टा इज इक्वल टू C3, कैसे देखिए C3 तो यानी कि आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं कर रहे हैं आप, ये आपका 5 हो जाएगा बेटे, यहाँ पर आपका 7 8 9, और C3 65 माइनस 9 7 63, यानी कि 65 में से 63 गए 2, 75 इसमें 9 की मल्टीप्लाई 72, 75 में से 72 गए 3, 86 9 9 81, 86 में से 81 गए, कितना बचा बेटा 5। बोलिएगा भाई दिख रहा है कुछ, अब क्या लग रहा है, दिस डिटर्मिनेंट इज सेम, वाई बिकॉज C1 एंड C3 आर सेम। ठीक है बेटा, तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 3 क्वेश्चन NCERT के। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से होएगा आपका। चलिए इसको रब करते हैं।
अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी का ही। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि 1 1 1 दैट इज़ यहाँ पर बी सी सी ए बी दैट इज़ ए इंटू बी प्लस सी दैट इज़ बी इंटू सी प्लस ए दैट इज़ सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बेटा 1 1 1 यहाँ पर बी सी दैट इज़ सी ए दैट इज़ ए बी, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अंदर तो क्या आएगा ए बी प्लस ए सी दैट इज़ बी सी प्लस बी ए और यहाँ पर सी ए प्लस सी बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसको इसके साथ ऐड कर देती हूँ, यानी कि C2 इज़ ऑपरेटेड C2 प्लस C3, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो C2 को C3 में ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा BC प्लस AB प्लस AC। यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा CA प्लस BC प्लस BA। यहाँ पर क्या मिलेगा AB प्लस CA प्लस CB। ठीक है, इसमें आप अच्छा इसमें ये कर लेते, कम लिखना पड़ता है ना। देखिएगा इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, इसकी बजाय ना इसको ऐसे कर रही हूँ मैं, कम लिखना पड़ेगा बस इसलिए, और कुछ नहीं है, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा ज़्यादा। मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको चेंज कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ C3 इज़ ऑपरेटेड C3 प्लस C2। ठीक है, अब देखिएगा क्या मिलेगा बेटा AB प्लस AC C3 में ये ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर CA प्लस CB प्लस का AB। कोई दिक्कत नहीं है, इसको तरीके से लिख लीजिएगा। वैसे तो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है ना, ये बिल्कुल एक जैसा। तो 1 1 1 यहाँ पर BC यहाँ पर CA यहाँ पर AB। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया बेटा AB प्लस का BC पहले लिख लीजिएगा, AC को CA लिख लेते हैं। यहाँ पे AB ये रहा BA को AB लिख लीजिएगा, BCA है ये आपका, और यहाँ पर ये CA। यहाँ पे बेटा AB ये रहा, CB को BC लिख लेते हैं और ये CA है। कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या करेंगे अब टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3, क्या कॉमन लेना है वो भी लिख लीजिएगा, AB प्लस BC प्लस CA, ये कॉमन लेना है आपने। तो जो कॉमन लेना है उसको आप बाहर लिख लीजिएगा, तो ये बाहर आ जाएगा आपका AB प्लस BC प्लस CA, ये बाहर। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1 BC एंड CA एंड AB। जब बेटा AB प्लस BC प्लस CA बाहर गया 1, यहाँ से भी ये बाहर 1 और ये 1, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बोलिएगा, दिख रही है कुछ, क्या आनी चाहिए भाई AB प्लस BC प्लस CA और ये कितना आ जाएगा 0। तो आंसर कितना 0। ये 0 क्यों है, बिकॉज C1 एंड C3 आर सेम, तो देयरफॉर